हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हम दृष्टि पब्लिकेशन की सीरीज नंबर 2 चालू करने वाले हैं और इसमें आज का ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा। इससे पहले हमने सीरीज फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है और वो सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। उसमें प्रैक्टिस सेट हैं 50, सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ पर जा कर के देख सकते हो। अगर नहीं देखिए देखो, इसका आज का ये प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी स्पेशल होगा। इसी तरह से आते रहेंगे इसके सीरीज सेकंड के, ठीक है। तो करने की कोशिश करना मेरे साथ इसमें, और आंसर भी कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ देते रहना। तो देखो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? निम्नलिखित में कौन सा एक्सप्रेसवे ऐसा है जो उत्तर प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? बताइए। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे तकरीबन 1700 हेक्टेयर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना बना रही है। और देखो यह पीपीपी मॉडल पर आधारित है ये सौर ऊर्जा संयंत्र, और इसी के माध्यम से 550 मेगावाट सौर ऊर्जा का भी उत्पादन होगा। और ये बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से निकलता है, जैसे चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा, जालौन, औरैया और एटापा, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं मध्य प्रदेश की तरफ, उन 7 जिलों से ये निकलता है। और इसकी जो लंबाई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की 296.07 किलोमीटर है। ये लंबाई भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो याद रखना, अच्छे से समझना इस पहले क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है निम्न में से किसका परिणाम है? अशोधित जन्म दर का, अशोधित मृत्यु दर का, प्रव्रजन का या विवाह का? बताइए। तो बताओ इन चारों में से कौन सा सही होगा? यानी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर निम्न में से किसका परिणाम है? तो देख लो इसमें ऑप्शन ए, सी, बी, डी या ए, बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो जन्म और मृत्यु किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक होते हैं। पहली बात तो ये अच्छे से समझ लेना कि प्राकृतिक कारक क्या होते हैं। जन्म और मृत्यु किसी क्षेत्र की जो जनसंख्या है, ठीक है, उसमें परिवर्तन के प्राकृतिक कारक होते हैं जन्म और मृत्यु। देखो क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या है उसको उस क्षेत्र की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। दोबारा समझो कि क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो इसके बारे में कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर जन्म माइनस मृत्यु, ठीक है। तो समझ लो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर से प्राप्त की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देख लो, ए भी सही है, इसमें बी भी सही है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। एक कारण है, एक कथन है। देखो पहले कथन, उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। कारण है, यह भारत का 4था सबसे घना बसा राज्य है। बताओ इसमें से। देखो किस तरह से लैंग्वेज को चेंज करके कर देते हैं क्वेश्चन को। अगर इसे डायरेक्ट ये भी बोलें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या राज्यों में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है भारत में, तो ये पहला तो सही है, यानी उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो इस वजह से पहला तो ये 100% सही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो 2011 के अनुसार ही, जनगणना के अनुसार सभी को पता ही होगा, 19,98,12,341 है, ठीक है, याद रखना। और जबकि इसके बाद देखा जाए सर्वाधिक जो घना बसा राज्य है वो बिहार है। यानी जनसंख्या घनत्व, घना बसा जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या जो होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तो गलत है इसमें, यह भारत का 4था सबसे घना, 4था दिया हुआ है, मैंने समझा इसमें पहला है। तो देखो चौथा ही है, जैसे कि पहला तो हो गया बिहार, दूसरा स्थान है आपका पश्चिम बंगाल का, यानी बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106, याद कर लेना ये तो निश्चित। और देखो पश्चिम बंगाल का भी याद कर लो, तकरीबन उसका है 1128।
तीसरे स्थान पर है आपका केरल, केरल का भी काफ़ी है, 860 के करीब ही है। देखो उत्तर प्रदेश का तो याद ही होगा, 829 है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 829 है, जो भारत का है उससे दुगने से भी अधिक है, ठीक है। ठीक है, याद रखना। तो इस वजह से ये चौथा सबसे घना बसा राज्य है भारत, उत्तर प्रदेश जो है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन इससे व्याख्या नहीं हो रही है। यह भारत का चौथा घना बसा राज्य है, क्या इससे ये बता सकते हो कि ये भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो देखो व्याख्या तो नहीं हो रही है, भले ही दोनों सही हैं। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से उत्सर्जन जो होते हैं ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है क्या इससे, कोयला दहन से? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बताइए। देखो कोयला दहन के बारे में बात करें हम, जो ऊष्मीय शक्ति संयंत्र होते हैं उसमें कोयला का दहन होता है, तो उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड का भी निष्कासन होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी काफ़ी मात्रा में निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, हाइड्रोकार्बन भी निकलती है, ओजोन भी निकलती है। ओजोन के जो निलंबित कण होते हैं वो भी इससे निकलते हैं काफ़ी मात्रा में। तो देखो ये तीनों निकलते हैं, तो इसमें ये 3 दिए हुए हैं, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राज्यों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता के अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देखना है साक्षरता के अवरोही क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य में है, पहले तो ये देखना है आपको। देखो सबसे अधिक साक्षरता किस में है, केरल में है। भारत में कितनी है? केरल में तकरीबन 94% के आसपास है, ठीक है। उसके बाद किस में है केरल के बाद? देखो हिमाचल प्रदेश में, देखोगे इसमें से इन चारों में हिमाचल प्रदेश में कितनी है? हिमाचल प्रदेश में तकरीबन है 82.8 के करीब, ठीक है, 82.8 के करीब है। तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में भी काफ़ी है, 80% है, 80.1 के करीब है। मणिपुर में हो जाएगी आपकी, इसमें भी तकरीबन बराबर सी है, तमिलनाडु से थोड़ी ही कम है, 79.2 के करीब है। तो देख लो सबसे कम सबसे अधिक तो केरल में, यानी सबसे पहले तो आएगा इसमें 1, उसके बाद आएगा इसमें 4, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 2, 1 4 3 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 1985 में हुआ था, क्या ये सही है? पहला, क्या राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन जो हुआ था 1985 में हुआ था? देखो ये पहला तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका गठन जो हुआ था 2009 में हुआ था, याद रखना, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसमें सही है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। देखो जिन राज्यों से होकर के गंगा बहती है उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, बिहार से, इनसे होकर के बहती है गंगा, तो इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इसके सदस्य हैं। यानी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन जो प्राधिकरण है इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और इसकी स्थापना 2009 में की गई। तो जवाब होगा इसका केवल 2 सही है इसमें। नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को जारी चर्चा पत्र डिस्कशन पेपर के अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनता अनुपात वर्ष 2022-23 में कितना रह जाने का अनुमान है? नीति आयोग द्वारा 15 जनवरी 2024 को जारी चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी निर्धनता अनुपात 23-24 में कितना रह जाने का अनुमान है? बताओ। तो देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 11.28%। 11.28% रह जाने का अनुमान है, ठीक है, याद रखना।
देखो 2013-14 में भारत में बहुआयामी निर्धनता अनुपात जो था 29.17% था, जिसके आगे देखोगे तो 2022-23 में यह घट करके 11.28% रह जाने का अनुमान है। ठीक है, और इस अवधि में 24.82 करोड़ व्यक्ति जो हैं बहुआयामी निर्धनता के दायरे से बाहर आए हैं। कितने, ये भी पूछा जा सकता है, कितने? 24.82 करोड़ लोग जो हैं बहुआयामी निर्धनता से बाहर आए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? 1992, 1937, 1986 या 1951? एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था भारत में? देखो वैधानिक रूप से ये भारत में 1937 में अस्तित्व में आया था, तो समझ सकते हो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य नहीं है? बताओ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य कौन सा नहीं है? मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या बांग्लादेश? देखो ब्रिक्स समूह के द्वारा 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, यानी ब्रिक्स समूह के द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके संस्थापक सदस्य देश आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो इसमें ब्राज़ील, एक है आपका रूस, देखो शॉर्ट में लिख देता हूँ, बी से ब्राज़ील, रूस, आर से रूस, और बी से भारत, और आपका चीन, सी से चाइना, और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इसके शामिल देश हैं। बी आर, ऐसे कर दो, BRICS, ये ब्रिक्स का ये भी नाम के अकॉर्डिंग है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसकी जो मीटिंग्स होती है ना वो इसके नाम के अकॉर्डिंग ही होती हैं। जैसे कि अगर ब्राज़ील में हुई मीटिंग, ठीक है, तो इससे अगली जो होगी इसकी फिर रसिया में होगी, रसिया के बाद इंडिया में, इंडिया के बाद चाइना में, और साउथ अफ्रीका में, फिर आगे घूम करके ये ब्राज़ील में आ जाएगी। तो इसके जो नाम में ये इसी के हिसाब से चलती जाती हैं। ठीक है, बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो 16 सितंबर 2021 से बांग्लादेश जो है इसका वो नहीं है, नहीं बांग्लादेश तो है इसका सदस्य ब्रिक्स का, सॉरी एक सेकंड, बांग्लादेश, सऊदी अरब, UAE और बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश तो है, बांग्लादेश 2021 में बना था। मिस्र भी है इसका, मिस्र 2023 में बना है। सऊदी अरब नहीं है इसका, UAE भी है, 2021 में बन चुका है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब नहीं है इसका सदस्य जो है। ठीक है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। देखो एक साइड में ये देख लो और एक साइड में सूची सेकंड देख लो। देखो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र इसका मिलान बताओ। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखो ये जोधपुर में है, ये तो मिलान सही दिया हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये अनुसंधान संस्थान आगे लिख गया है इसमें, ये यहाँ पर आना है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जोधपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ये जयपुर में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान ये नई दिल्ली में। ठीक है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान ये चेन्नई में। तो ये मिलान सब सही दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में वासुदेव पांडे का निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे? वासुदेव पांडे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद और टोबैगो। तो देखो भारतीय मूल के हैं ये वासुदेव पांडे, इसके नाम से ही देख पा रहे होंगे, और ये त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो, ऑप्शन डी। ये देखो इसमें अब देखना है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देना है इसको मेरे साथ। और दोस्तों इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, M2M क्लासेस नाम से, उस पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो इसमें पहला जीवाणु अपघटन, दूसरा है धान के खेत, तीसरा है इसमें जुगाली करने वाले पशु। निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं, बताइए।
देखो मीथेन गैस के बारे में बात करें, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है और इसके हम स्रोतों में जो प्रमुख स्रोत हैं यानी जहाँ से ये निकलती है गैस, जहाँ पाई जाती है, इसमें बायोगैस को भी शामिल करते हैं। इसमें जीवाणु अपघटन जो होता है उसमें भी धान के खेत से भी निकलती है ये, ठीक है। इसके अलावा ये जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं वो भी इसमें शामिल है, वो भी निकालते हैं। और ये एक प्रमुख हरित गृह गैस है, याद रखना, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इससे, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। देखो मीथेन के बारे में बात करें, जो वो होता है सीएनजी सिलेंडर जो होता है, जैसे गाड़ियों में वाहनों में प्रयोग होता है, उसमें जो गैस भरी जाती है उसमें अधिकतम मात्रा मीथेन गैस की ही होती है, ठीक है। वैसे ये प्रदूषण कम करता है लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित दशकों में से भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर किसमें दर्ज की गई? निम्नलिखित दशकों में से भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर किसमें दर्ज की गई थी? बताओ। 1971 से 81 के मध्य, 1981 से 91 के मध्य, 91 से 2001 और 2001 से 2011। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर यानी घातीय वृद्धि दर। जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर, तो ये कब दर्ज की गई थी? ये 1971 से 81 के मध्य दर्ज की गई थी। और कब कितनी दर्ज की गई थी तब? ये 2.22% के आसपास दर्ज की गई थी, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर ये कम हो गई थी 2001 से 2011 के मध्य 1.6% दर्ज की गई थी, याद रखना। अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय यानी UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलनों कोप यानी और उनके स्थानों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा अभिसमय UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलनों, ये जो सम्मेलन होते हैं इसको कोप कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और उनके स्थानों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोप फर्स्ट 1995 में, ये लंदन UK में हुआ था क्या? देखो कोप फर्स्ट का आयोजन हुआ था 1995 में, ये लंदन में नहीं हुआ था, ये बर्लिन में हुआ था। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। तो इसमें ये पहला ही गलत है वैसे तो। दूसरा है कोप 28, कोप 28 कहाँ हुआ था? 2023 में हुआ था क्या? दुबई में हुआ था। और कोप 29 कोप 28 हो गया, ये सही है, इसमें दुबई में हुआ था कोप 28। कोप 25 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ। कोप 27 शर्म शेख मिस्र में हुआ। और कोप 29 कहाँ होगा फिर? ये बाकू अजरबैजान में 2024 में, ठीक है। तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि यही गलत है। कोप फर्स्ट जो हुआ था ये बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में, बर्लिन में 1995 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जंगली गधों का अभयारण्य आंध्र प्रदेश में, शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान नेपाल में, अबोहर वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में, सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में। तो बताओ इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो जंगली गधों का अभयारण्य ये गुजरात राज्य में है, कच्छ के रण में। कहाँ पर? गुजरात में, जो कच्छ का रण है उस क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें ये पहला मिलान गलत है और यही आंसर है इसका। और अन्य ये सभी सही हैं। शुक्ला फांटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नेपाल में। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य ये पंजाब में। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में। बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs के तहत वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? देखो SDG जो 17 लक्ष्य हैं उन सभी को अच्छे से पढ़ना। देखो अगर आपने पढ़े होंगे तो इन चारों में से आसानी से छांट लोगे इसमें। अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण क्या ये SDG में शामिल है? तो देखो SDG 3 जो है उसमें दिया हुआ है ये अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान क्या पढ़ा है आपने SDG में कहीं भी? बताओ। तो देखो यही इसका जवाब है, कहीं भी नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, देखो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
ये SDG जो 4 है उसमें दी हुई है, चारों दिशाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा फैलाएंगे, उस हिसाब से समझ सकते हो। पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार को प्रोत्साहन, ये SDG जो 8 है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, कौन से में, 8 में दिया हुआ है, इस वजह से ये सही है। अच्छा कार्य और आर्थिक जो वृद्धि है, समझ सकते हो उस हिसाब से, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके वित्तीय व्यापार का संवर्धन करना, यानी विदेशी व्यापार का, यानी विदेशी व्यापार को बढ़ाना निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके किसका उद्देश्य है? सेबी का, एक्जिम बैंक का, IDBI का या ICICI बैंक का? देखो, अगर आपने ये एक्जिम बैंक पढ़ी होगी, इसका नाम देखा होगा आपने, यानी जैसे एक्जिम बैंक, ठीक है, ये पढ़ी होगी आपने तो समझ गए होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, EX से तो हो गया इसका एक्सपोर्ट और IM से हो गया इंपोर्ट, तो इसके नाम में ही जाहिर हो रहा है, यानी निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना, ठीक है। देखो, इसका गठन के बारे में बात करें, 1982 में इसका गठन किया गया था और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके विदेशी व्यापार का संवर्धन करना, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। क्या ये पहला सही है? किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। तो देखो, पहला 100% सही है, पहला बिल्कुल सही है, यानी किसी जीव में हानिकारक पदार्थों जैसे कि कीटनाशक या अन्य रसायन जो होते हैं उसके एकत्रीकरण को जैव संचयन ही कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता जो होता है उस तक पहुंचते हैं, ठीक है। और इसमें सेकंड दिया है, यह खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से निचले से उच्च पोषण स्तर में पहुंचते हैं। तो बताओ, ये दूसरा सही है? अभी मैंने बता दिया, अनुमान लगा सकते हो। तो देखो, ये दूसरा भी सही है, यानी दोनों सही हैं इसके। दोबारा समझ लो कि जो ये क्या बोलते हैं, जैव संचयन जो होता है, इसके अंतर्गत जो प्रदूषक हैं खाद्य श्रृंखला के भीतरी, यानी भीतर अनिम्नीकरण प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न जो पोषण स्तर होते हैं, पोषण स्तर उन सभी पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता जो होता है उस तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? दोबारा समझ लो, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको क्या जारी किया जाता है? जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वचन पत्र यानी प्रोमिसरी नोट, सहभागिता पत्र यानी पार्टिसिपेटरी नोट। बताइए। देखो, इस सभी के लिए सेबी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सेबी के तहत जो पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, उनके द्वारा विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय जो स्टॉक बाजार है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है सहभागिता पत्र, यानी इसे कह सकते हो पार्टिसिपेटरी नोट या फिर इसे P नोट भी कह सकते हो, ये जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जैव विविधता ह्रास का कारण है? जैव विविधता ह्रास के महत्वपूर्ण कारण, यानी जैव विविधता को नुकसान किसकी वजह से होता है? क्या विदेशी प्रजातियों का आक्रमण जैव विविधता के ह्रास के कारणों में महत्वपूर्ण है? भूस्खलन, भूकंप, बताओ इन तीनों में से कौन कौन से हैं?
देखो जैव विविधता के बारे में बात करें, ह्रास के कारण आपको बता देता हूँ कुछ। जैसे प्राकृतिक आवासों का ह्रास जो होता है, यानी प्राकृतिक जो आवास होते हैं अगर उनका विनाश करोगे तो वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है पहली बात तो। इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अति दोहन होगा तो वो भी महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक जैव विविधता का, यानी जैव विविधता की कमी का। और इसके अलावा जो विदेशी प्रजातियां हैं उसका आक्रमण, ये भी है। तो देख सकते हो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी जो हैं ये सभी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो वन्य जीव हैं उनका शिकार करोगे तो वो भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएंगे। और जो पूर्वोत्तर जो भारत के राज्य हैं या फिर किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, जो स्थानांतरित कृषि जो होती हैं ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इसमें, इसकी कमी का, जैव विविधता की कमी में। ठीक है, तो ये सभी कारण इसमें सही दिए हुए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किस पहल की शुरुआत की गई थी? सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस पहल की शुरुआत की गई थी? वैश्विक सौर ऊर्जा गठबंधन, वैश्विक जैव विविधता गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन या वैश्विक रिवर सिटी अलायंस? बताइए कौन सा सही होगा आपके हिसाब से। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे लूला डी सिल्वा, उनका नाम भी सुना होगा, और कुछ अन्य नेता भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो है ये इसके गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 22। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? जब बाल गंगाधर तिलक को सजा हो गई थी तो उनकी यानी रिहाई के लिए किसने वकालत की थी? संस्कृत के एक विद्वान थे वो, और उन्होंने कहा था कि तिलक में मेरी दिलचस्पी है। A.O. हुम, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर या रविंद्रनाथ टैगोर? बताइए। तो देखो ये प्रसिद्ध कह सकते हो प्रसिद्ध विद्वान हुए मैक्स मूलर। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, मैक्स मूलर। इन्होंने वकालत की थी। संस्कृत के ये महान विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर, याद रखना। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया? फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान? लाला हरदयाल, B.D. सावरकर, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस? बताइए। देखो फ्री इंडिया सेंटर इसका जो गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1941 में। जर्मनी की सरकार की सहायता से बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी, और जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे। याद रखना, यहीं से सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के पक्ष में जो है आज़ादी के लिए पर्चे छपवाते थे और अपने भाषण भी देते थे। ठीक है, फ्री इंडिया सेंटर की 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में बर्लिन में इसकी स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अश्रुत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे शॉर्ट में कह सकते हो अश्रुत, और डिटेल में कह सकते हो इसे अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके बारे में देखो, पहला कथन है कि इस मिशन के अंतर्गत 500 शहरों को रखा गया है। दूसरा है इसमें अमृत योजना में देश की 60% से अधिक नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। देखो अश्रुत मुझे कुछ अमृत तो हो सकती है, अमृत योजना, अमृत तो नहीं है, एक सेकंड देख लो, अमृत लग रही है मुझे तो, क्योंकि अश्रुत तो मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, अमृत योजना हो सकती है ये। अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अमृत ही तो है, अमृत योजना।
ठीक है, अमृत योजना ही है ये। अमृत, अमृत होगी, अमृत, एक सेकंड, अमृत या अमृत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अमृत योजना है। देखो इसके बारे में, इस मिशन के अंतर्गत 500 शहरों को रखा गया है। ठीक है, पहला सही है इसमें 500 शहर। अमृत योजना में देश की 60% से अधिक नगरीय आबादी को समाहित किया गया है, तो ये भी सही है इसमें। तीसरा है इसमें अश्रुत यानी अमृत कर दो इसे भी। अमृत अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया, 2021 को। अमृत 2.0 को 2021 में अक्टूबर में, तो देखो ये भी ठीक है। और अद्भुत 2.0 का कुल परिव्यय 2,99,000 करोड़ रुपए है। देखो ये फिर टाइपिंग मिस्टेक है, अमृत ही करो ना इसे, अद्भुत कहाँ से आ जाएगी। अमृत 2.0 का जो परिव्यय है कुल 2,99,000 करोड़ रुपए, तो समझ सकते हो ये सभी सही हैं इसके, ऑप्शन डी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनरेगा के बारे में, मनरेगा के जो सकारात्मक परिणाम है उसके बारे में विचार करना है। तो पहला इसमें ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, क्या ये इसमें शामिल है? यानी जो ग्रामीण गरीब है उसकी क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, तो देखो ये तो सही है, सकारात्मक ही होगा ये तो। दूसरा इसमें श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि, तो देखो ये भी सही है, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में वृद्धि। शहरों की तरफ प्रवास में कमी, शहरों की तरफ प्रवास में कमी, तो देखो ये भी सही है, जब उन्हें ही अपने यहाँ ही पूरी तरह से संसाधन मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, तो वह शहरों को प्रवास क्यों करेंगे, तो ये सकारात्मक कदम ही होगा। ग्रामीण रोजगार में कमी, ग्रामीण रोजगार में कमी, ये हो जाएगा क्या, ग्रामीण रोजगार में वृद्धि होगा, कमी क्यों होगा, कमी होगी तो वो शहरों को प्रवास करेंगे, अगर वृद्धि होगी तो वो प्रवास नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चौथा तो इसमें होगा नहीं, तो 1, 2 और 3 इसके सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, नहीं लास्ट हो गया, यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट कवर होता है, आज कंप्लीट होता है। तो बताओ आपको कैसा लगा, कमेंट भी करते हो कि लेवल थोड़ा बढ़ाओ, एक ने कमेंट किया था कि लेवल थोड़ा चेंज करो, मतलब अच्छे लेवल का और बढ़ाओ, वैसे तो सही है, लेकिन आप बताओ क्या आपका आज का जो लेवल है क्या सही है या थोड़ा हल्का है या और बढ़ाऊं, लेकिन ज़्यादा की आपको क्या आवश्यकता है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर देखो आपको ये इजी क्वेश्चन लग रहे हैं इस हिसाब के, तो समझ सकते हो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, लेकिन आप जारी रखो, ये मत समझ लेना कि आपकी तैयारी अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई बंद कर दो और आप इस तरह के क्वेश्चनों को करो मत, फिर तो आपकी कम हो जाएगी। प्रैक्टिस तो हो रही है आपकी, रिवीजन तो हो रहा है, रिवीजन ही समझ लो। ठीक है, करते रहो, पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। आगे मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, बाय।